चलो जी, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। एंड पहले मैं आपको कोर्स के बारे में ब्रीफली बता दूं कि कैसा हम लोग का अप्रोच रहेगा पूरा। सो ऑलमोस्ट जुलाई से लेके मार्च तक इसको हम करेंगे। आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का सिलेबस कवर होगा। इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं कि आपको क्या फॉलो करना है कोर्स के साथ, तो ओनली और क्लास नोट्स जो भी अपन लोग करेंगे उस पर फोकस कीजिए। नो बुक इज रिक्वायर्ड, नो नोट्स आर रिक्वायर्ड बियॉन्ड दिस। आप क्लास नोट्स पे फोकस कीजिएगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ये करनी है कि एवरी मंथ क्लासेस जो हैं 5 to 6 आवर्स की चलेंगी। आपको क्लासेस के बाद एक काम करना है कि कंसोलिडेट करना है जो भी हमने पढ़ा है। कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि मेक अ जिस्ट। और हर मंथ हम टारगेट लेके चलेंगे जो हमारा रहेगा। ये जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स हम करते हैं, तो आपके हर मंथ सिलेबस के जो टॉपिक्स कवर होते रहेंगे आप उनको कंसोलिडेट करके जिस्ट बनाते रहिएगा, ताकि इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स आपका इकोनॉमी टॉपिक बाय टॉपिक वाइज कवर हो जाए। ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ तक पीवाई क्यूज की बात है, पहली चीज़ तो ये याद रखना कि अभी फॉर द टाइम बिंग, थोड़ा सा टाइम बिंग के लिए उसको अवॉइड कीजिएगा। अवॉइड इसलिए मैं कह रहा हूँ करने को, क्योंकि देखो पीवाई क्यूज के दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि अगर हम उनको पहले देख लें तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि यूपीएससी का क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक है, बट वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद तब होती है बेटा जब आप कोई भी सब्जेक्ट को खुद कर रहे हैं। अब जब आप ये सब्जेक्ट मेरे से करवा रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब्जेक्ट, तो पहली बात तो आपको इस समय ये सब काम नहीं करना है। आपको अभी क्या करना है, अभी आप सिर्फ अपने कंटेंट को कंसोलिडेट करो। कंटेंट को कंसोलिडेट करके कंटेंट को मेमोराइज करो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है तीसरी, कि पीवाई क्यू के लिए मैं सेपरेट क्लासेस लूंगा। तो उन क्लासेस में हम लोग पीवाई क्यू को एनालाइज करेंगे, बट वी विल डू दिस समटाइम ओनली इन December January when substantial portion of the syllabus is covered, not before that। ठीक है। तो एक चीज बस याद रखना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, पीवाई क्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे हैव टू पर्पसेस। वन, इफ यू आर डूइंग द सब्जेक्ट ऑन योर ओन, देन दे हैव टू बी डन फर्स्ट। कोई भी सब्जेक्ट में जो आप खुद पढ़ने जा रहे हो, जिसमें आप किसी टीचर की सहायता नहीं ले रहे, और जब आप किसी टीचर के थ्रू वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो देन इट हैज टू बी डन लास्ट। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ये कॉमन है बेटा, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना। तो बीच में तंग नहीं होना, परेशान नहीं होना। और डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको और सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अब हम आते हैं डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस पे। वर्कबुक आई बिलीव सबके पास होगी। डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस हम क्यों करते हैं, उसके दो कारण हैं। पहला, हमें सिलेबस से समझ आता है कि यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं इनसाइट्स की, तो ये हमें मिलते हैं पीवाई क्यू से। और इसको हम जब रिलेट करते हैं सिलेबस से, तो हमें समझ आता है कि अच्छा सिलेबस में ये शब्द था, पीवाई क्यू ऐसा आया, तो ये क्वेश्चन इस नज़रिए से बना। इसके बेसिस पे हमें एक फोरसाइट मिलता है। फोरसाइट का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर में किस प्रकार का थॉट यूपीएससी अपना सकती है।
तो इस तीन नजरियों से हम लोग सिलेबस को एक एक करके देखेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आपका सिलेबस जो है सबसे पहले लिखा हुआ है, एक लाइन है जिसमें लिखा है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग। लिखिए इसको अपने साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ये पूरी एक लाइन है बेटा। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं तो ये सबसे क्रूशल चंक है पूरे सिलेबस का, बिकॉज ये पूरे सिलेबस की बैकबोन है, ये पूरे इकोनॉमिक्स की ही बैकबोन है। तो लेट्स एनालाइज ईच वर्ड वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर जो लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, ट्रेंड्स ऑफ एवोल्यूशन। ट्रेंड्स ऑफ एवोल्यूशन का मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व कैसे हुई है। इसके साथ साथ चैलेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की फंक्शनिंग, सेक्टर्स, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंटली मैक्रो इंडिकेटर्स। ये जो वर्ड इंडियन इकोनॉमी सिलेबस में लिखा है, इसका मीनिंग जो हमने निकाला, ये यूपीएससी ने मीनिंग नहीं दिया बेटा, मीनिंग हमने खुद निकाला है कि इट मींस स्ट्रक्चर, ट्रेंड्स ऑफ एवोल्यूशन, चैलेंजेस, फंक्शनिंग, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड मैक्रो इंडिकेटर्स। क्वेश्चन इज कि ये हमने मतलब कैसे निकाला। दैट कम्स विद इनसाइट्स। इनसाइट यानी कि जो पीवाई क्यू के बेसिस पे हमें समझ आया देख के। तो पीवाई क्यूज के बेसिस पे क्या समझ आया, हमें ये समझ आया है कि यूपीएससी यहाँ पर ज्यादातर जीडीपी रिलेटेड क्वेश्चन, और वो भी जीडीपी के रिलेटेड सेक्टोरल पॉलिसी का क्वेश्चन पूछती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, तो यूपीएससी हमेशा आपको ये कहती है कि किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल लेवल पर सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रक्चरल लेवल पर सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो 2022 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। 2022 मेंस में क्वेश्चन आया था कि इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जामिन द टीनेट्स, इस प्रकार का। यानी कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसका, कि वो एक जगह पर एग्रीरियन है, फिर इंडस्ट्रियल है, फिर सर्विसेज है, तो उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहली बात तो यहाँ पर पूछे गए हैं। इससे हमें एक फोरसाइट ये मिलता है कि फ्यूचर में यूपीएससी यहाँ पर, जो मुझे लगता है मेरी अंडरस्टैंडिंग से, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, आई मे बी राइट ऑल्सो, बट दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द सिलेबस एंड द पीवाईक्यू सेज, कि देर आर टू थिंग्स दैट यूपीएससी कैन फोकस। वो इस स्ट्रक्चरल पार्ट में आपको अब एक फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, वेयर दे कैन आस्क यू द इम्प्लीकेशंस ऑफ डेमोग्राफी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी आप सभी को पता है कि सेंसस की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। तो क्योंकि अब सेंसस गवर्नमेंट करने जा रही है, तो डेमोग्राफी इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट क्रूशियल एरिया फॉर योर एग्जाम फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर डेमोग्राफी का फ्यूजन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर से, क्योंकि देखो जब सेंसस का डेटा आएगा तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन एग्रेरियन, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग में है। उससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन को कहाँ से कौन से स्ट्रक्चर में और पुश करना है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनने की संभावना नेक्स्ट ईयर मेंस में बहुत हाई है। दूसरा, यहाँ पर जो मुझे लगता है यूपीएससी अब एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, वो है बेसिकली क्रॉस कंट्री कंपैरिजन। ये आज तक उसने अभी नहीं किया है, बट ये इस साल मेंस में या नेक्स्ट ईयर मेंस में पक्का कर सकता है। वो आपको ये कह सकता है कि भाई इंडिया की जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उसको वियतनाम से कंपेयर करो, इंडिया के जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उसको चाइना से कंपेयर करो, इंडिया के जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उसको अर्जेंटीना या लैटिन अमेरिका से कंपेयर करो। तो या तो वो कंपैरिजन में आपको ग्लोबल साउथ की कंट्रीज दे सकता है,
या वो कंपैरिजन में आपको जो है डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपैरिजन करके दे सकता है। और यहाँ पर वो ये भी कह सकता है कि इंडिया क्योंकि एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, यानी कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, तो वो डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ कंपेयर करके बताओ कि उनके थ्रू हम क्या पाथ समझ सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज हाईली प्रोबेबल, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन टाइप का, क्योंकि ये अभी तक यूपीएससी ने एक्सप्लोर करी नहीं है थीम, बट इट इज़ अ वेरी मच थीम, बिकॉज आज की डेट में जो इवन न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं आपने देखा होगा, उसमें कहीं ना कहीं क्रॉस कंट्री कंपैरिजन हर बार दिया ही होता है। एंड यूपीएससी इज गोइंग टू सोर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली। तो करंट अफेयर से पर से ये एक थीम बनती है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग। देखो यहाँ पर ना एक पॉइंट आपको समझने की आवश्यकता बहुत क्रूशल है। जब हम मीनिंग ऑफ द सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि सर, जिस वर्ड को जनरली टीचर्स निगलेक्ट करते हैं, किताबें भी निगलेक्ट करती हैं, वो है इश्यूज रिलेटिंग टू। हम क्या करते हैं, और मैं आपको आज एक होमवर्क भी दूंगा, पहले आप होमवर्क भी देख लीजिए। होमवर्क ये है आपका कि आप सभी के पास कोई ना कोई इकोनॉमिक्स की किताब जरूर होगी। नहीं भी होगी तो आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर ही सकते हो, बहुत सारी किताबों का जो अवेलेबल होती हैं यूपीएससी की पीडीएफ्स, ठीक है ना, रमेश सिंह फलाना टिकाना जो भी है, किसी भी किताब का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इफ यू डोंट हैव एन इकोनॉमिक्स बुक। बट डू वन थिंग, होमवर्क में हर इकोनॉमिक्स की किताब में प्लानिंग का चैप्टर होगा, उस प्लानिंग के चैप्टर को खोलिएगा जरूर। आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं, आपके पास कोई भी किताब है इकोनॉमिक्स की, जरूर काम कीजिएगा ये, प्लानिंग का चैप्टर खोलिएगा और प्लानिंग के चैप्टर को ऑब्जर्व कीजिएगा। उसका जो कंटेंट होगा, वो कंटेंट मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। वो सिर्फ ये होगा, इंडिया के 5 ईयर प्लान्स कैसे आए, और उसके बाद कंटेंट होगा इस प्रकार का कि कैसे नीति आयोग बना और नीति आयोग क्या क्या वर्क करता है। 3 चीजें होंगी। और जो चीज नहीं होगी वो है जो सिलेबस में था। सिलेबस में क्या था, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, इश्यूज। आपको वो व्हाट इज प्लानिंग नहीं पूछ रहा है यार सिलेबस में। सो हियर द मीनिंग ऑफ द सिलेबस इज वेरी क्लियर सर, कि सबसे पहली बात, जब हमने हिस्टोरिकली प्लानिंग अपनाया तो उस समय क्या इश्यूज थे। कंटेम्प्ररी टाइम में जब हमने प्लानिंग को डिस्कार्ड किया और हमने नीति आयोग बनाया, तो उस समय क्या इश्यूज थे। ये जो एक एनालिटिकल ग्लिम्स होता है, ये आपको पहली बात किसी कोचिंग नोट्स किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप इसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा, दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू यू, बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि एक किस प्रकार से मिस गाइडेंस फैली हुई है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम बात करते हैं मीनिंग की, खास करके इधर, तो एक पेक्यूलियर चीज ये भी आती है कि जब हम बात कर रहे हैं लेट से नीति आयोग की, मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि मोस्ट ऑफ द किताबों में क्या दिया होता है, नीति आयोग, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके मेंबर कौन कौन होंगे, एटसेट्रा फलाना ढिकाना। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीति आयोग है, उसका आज की डेट में मॉडल कौन सी कंट्री के साथ फॉलो करके अपनाया गया है। वो जो कंट्री का मॉडल हमने नीति आयोग में अपनाया, और सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, नीति आयोग में एक कंट्री का मॉडल नहीं है, यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं अलग अलग, जिनके अलग अलग टेक्निक्स को हमने अपनाकर एक नीति आयोग में अपनाया। उससे आपको ये समझ आएगा कि कौन से कंट्री का क्या मॉडल वर्क कर रहा है और कौन से कंट्री का क्या मॉडल वर्क नहीं कर रहा है। इसके बेसिस पे अगर हम इनसाइट्स देखें तो क्वेश्चंस आज की डेट में कैसे आए। क्वेश्चंस ये आए हैं सबसे पहले कि भाई 5 ईयर प्लान्स इंडिया में डिसकंटिन्यू क्यों किए गए। और देखो सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसमें आप पता है क्या देखोगे, पूरे लिस्ट ऑफ फर्स्ट टू ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान। आप ये देखोगे कि पूरे 12 5 ईयर प्लान्स दिए होंगे, हर प्लान का टारगेट ऑब्जेक्टिव ये सब दिया होगा, डब्बे डब्बे बना बना के। पर सर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि वाई वर 5 ईयर प्लान्स डिसकंटिन्यूड। यानी कि हर एक 5 ईयर प्लान में कुछ कमी रही जो हमें एनालाइज करनी थी, कि जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आया कंट्री में कि कंट्री की इकोनॉमिक थिंकिंग इस नजरिए पे गई कि वी डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द प्लानिंग ऑल टुगेदर। बट दैट एनालिटिकल थॉट प्रोसेस इज नॉट गिवन एनीवेयर। क्वेश्चन ये आया और इस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा क्या करता है, ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान लिखेगा, नीति आयोग लिखेगा, कुछ भी लिख के आ जाएगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं, फिर रोएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर जो क्वेश्चन आया सबसे बड़ी बात, वो आया आज की डेट में कि चेंजिंग रोल ऑफ नीति आयोग। ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं आपको बोलूंगा होमवर्क जरूर कीजिएगा जो मैंने आपको दिया। होमवर्क में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नीति आयोग, उसके मेंबर्स, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग।
पर क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द चेंजिंग रोल ऑफ नीति आयोग। मैंने अभी आपको बताया कि हमने 7 कंट्रीज से नीति आयोग को अडॉप्ट करके बनाया, 7 कंट्रीज के अप्रोचेज और इनसाइट्स को लेके नीति आयोग बनाया। ऑब्वियस ही बात है कि ऑल 7 कंट्रीज के अप्रोचेज आर नॉट गोइंग टू वर्क। Some are going to work, some may not work, because after all, it's a borrowed approach. It's not indigenous to India. So there is a changing role where Niti Aayog will adopt something, discard something, accept something, remove something. क्वेश्चन ये आ रहा है, और ये आप तब आंसर कर सकते हो जब आप नीति आयोग की फंक्शनिंग को ईयर बाय ईयर ऑब्जर्व करो, जब से वो बनी है, जो हम करेंगे भी प्लानिंग के चैप्टर में। तो क्वेश्चन का नेचर ऐसा है और कंटेंट का नेचर ऐसा है, इसी रीजन से मिसमैच होता है इकोनॉमिक्स में, और पेपर 3 में लोगों के मार्क्स ही नहीं आते। अब फोरसाइट क्या है यहाँ पर? आज हमें ये समझ आ गया कि अब नीति आयोग जो है, उसके आने के बाद क्वेश्चंस जो हैं 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है नीति आयोग को हम बॉटम अप प्लानिंग से कैसे लिंक करें। क्योंकि देखो, नीति आयोग ऑलरेडी एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच चला रही है। नीति आयोग ऑलरेडी ये कहती है कि भाई हम सिर्फ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेंगे। पर इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पूरे अप्रोच में एक पॉइंट मिसिंग है। वो पॉइंट मिसिंग ये है कि बॉटम अप प्लानिंग कैसे होगी। वो पॉइंट मिसिंग ये है कि भाई जो ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग होती है, पंचायत लेवल वाली, उसका लिंकेज नीति आयोग से कैसे होगा। ये एक प्रोस्पेक्टिव थीम है जिसपे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, इस साल, अगले साल, कभी भी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस से। इसके ऊपर क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। नीति आयोग आज की डेट में, आपको याद होगा, खास करके जो बच्चे कल सोसाइटी की क्लास में बैठे थे, मैंने उनको क्या एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बताया था। आपको याद होगा हमने वहां पर एक डैशबोर्ड अप्रोच की भी चर्चा की थी। डैशबोर्ड अप्रोच में जो हमने बातें की थी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। आपको याद होगा उस डैशबोर्ड अप्रोच में हमने कुछ चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई किए थे। आज डेटा ड्रिवन गवर्नेंस नीति आयोग उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकती है, कैसे उसको अपना के कंट्री में एक डेटा सेंट्रिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बना सकती है, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये चीजें आपको दोनों की दोनों याद रखनी है कि जो फ्यूचर हमें दिख रहा है यहाँ पर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीनिंग क्या है इसका? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट फंड्स रेज कैसे करती है, यूज कैसे करती है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली रोल ऑफ आरबीआई विद गवर्नमेंट क्या रहता है। क्योंकि गवर्नमेंट एक इकलौती एजेंसी नहीं है जो सिर्फ रिसोर्सेज को मोबिलाइज करे। मोबिलाइज करने के बाद गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए आरबीआई का सहयोग भी लेती है। तो जो पूरा हमारा आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी है फॉर दैट मैटर, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक्स में कहते हैं, वो पूरा इस टॉपिक के अंदर आता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स ऑफ आवर सिलेबस। सबसे ज्यादा टाइम भी हमें इस टॉपिक में लगेगा, और मैं आपको आज बता रहा हूँ 2 महीने लगेंगे हमें इसको करने में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनसाइट की, ये हमने क्यों बोला कि ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार का थॉट प्रोसेस है, उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर आज की डेट में यूपीएससी आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। फॉर एग्जाम्पल वो ये पूछती है कि भाई जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए रिसोर्स अवेलेबिलिटी कैसे करती है। ये एक थीम ऑफ क्वेश्चन बड़ा कॉमन है मेंस में, प्रीलिम्स में, कि भाई आरबीआई गवर्नमेंट के लिए रिसोर्स अवेलेबिलिटी कैसे क्रिएट करती है। यानी कि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस से लेकर आरबीआई के जितने भी इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म्स हैं वो सब आते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेके। अब आप कहोगे कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का क्वेश्चन तो आना इंडस्ट्री के चैप्टर में चाहिए था, पर वहां पर एक अलग नेचर का क्वेश्चन आता है। डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी का क्वेश्चन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्यों आता है? क्योंकि सर गवर्नमेंट जब एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उससे रिसोर्स जनरेट होता है। वो रिसोर्स फिर गवर्नमेंट अपने पास रखती है, पार्ट ऑफ द रिसोर्स को मैनेज करने के लिए आरबीआई का सहयोग लेती है। इस कॉन्टेक्स्ट में डिसइन्वेस्टमेंट, खास करके पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के बने हैं। इसके बेसिस पे हमें एक फोरसाइट बड़ा क्लियर दिख रहा है। पहली बात तो
आज गवर्नमेंट का ये जो एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, उससे क्वेश्चन जो अभी तक आया नहीं है, जो आने की संभावना है, वो है नंबर वन, एसेट मोनेटाइजेशन पे। कि डिसइन्वेस्टमेंट का एक इनोवेटिव मैकेनिज्म जो एसेट मोनेटाइजेशन बना है, वो क्या है, वो कैसे फंक्शन करेगा। दूसरा, सोवरिन वेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। सोवरिन वेल्थ का मतलब क्या होता है सर, कि यहाँ पर पहली बात तो किस प्रकार से आज की डेट में सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स वर्क करेंगे। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे इंडिया का जो नेट जीरो 2070 का एम्बिशन है, उसको अचीव करने के लिए मोबिलाइज करने पड़ेंगे ग्रीन रिसोर्सेस। इस पर्टिकुलर थीम पे क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, कभी भी आ सकता है, बहुत क्रूशल है। क्योंकि पिछले 2 साल से नेट जीरो 2070 चल रहा है न्यूज में। पिछले 2 साल से सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स आरबीआई ने बहुत ज्यादा प्रमोट करने शुरू कर दिए। क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन ईयर। दूसरा, यहाँ पर एक नेचर ऑफ क्वेश्चन सोवरिन वेल्थ वाले में आता है, जो मेरे को लगता है आएगा, वो है क्राउड फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बड़ी इनोवेटिव टेक्निक है कि गवर्नमेंट आज की डेट में एक ऐसे थॉट प्रोसेस पे काम कर रही है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज नीति आयोग का इस साल फरवरी में एक पेपर आया था। उस पेपर में नीति आयोग ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चर्चा की है कि फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल, why not we come out with an innovative mechanism like crowd funding for localized regional infrastructure। क्योंकि आप चीज को समझने की कोशिश करो बेटा, आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सेंटर फाइनेंस करती है या स्टेट फाइनेंस करती है। Why not do crowd financing for a localized regional infrastructure? New theme, innovative theme to mobilize resource for infrastructure creation। इस पे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, रोल ऑफ ग्लोबल कैपिटल इन इंडियाज मार्केट डेवलपमेंट। मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि जो ग्लोबल कैपिटल फ्लोज होते हैं, उन कैपिटल फ्लोज के थ्रू इंडिया के अंदर मार्केट डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। अब यहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट में चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करो, यहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट में आप चाहे बॉन्ड मार्केट की बात करो, और जहां तक मुझे लगता है स्टॉक मार्केट पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, बॉन्ड मार्केट में मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना है, जो अभी तक आया नहीं है। प्रीलिम्स में स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एफडीआई एफआईआई रिलेशन टू स्टॉक मार्केट, कैपिटल फ्लोज एटसेट्रा। बट व्हाट दे विल आस्क इन द मेंस इज समथिंग दैट दे हैव नेवर आस्क्ड टिल टुडे, दैट इज द रोल ऑफ बॉन्ड मार्केट। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। बॉन्ड मार्केट क्या होती है, बॉन्ड मार्केट इमर्ज कैसे करती है, बॉन्ड होता क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक के लिए आपको कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, मैं स्क्रैच से लेके आपको एकदम मास्टर लेवल तक पढ़ाऊंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि कब क्या है। अगला आते हैं सर, ग्रोथ। सर यहाँ पर ग्रोथ का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन आउटपुट, जीडीपी, जीवीए, सेक्टोरल आउटपुट्स। चीज को समझने की कोशिश करो बच्चे। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन आउटपुट, जीडीपी, जीवीए, सेक्टोरल आउटपुट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे कुछ इंसाइट्स निकालें, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आता है क्वेश्चन, वो ये आता है कि जीडीपी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, और जीडीपी इंक्रीज अगर हो रही है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहली बात तो ये नेचर ऑफ क्वेश्चन आता है कि इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग, then why is it not increasing beyond a limit that we have set for us? Can the output always be limited to that specific thing that we have talked about? दूसरा है challenges, कि जब हम जीडीपी को इंक्रीज करने की बात करते हैं, तो वो आउटपुट इंक्रीज करने में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। जीवीए, आज की डेट में जीवीए इज बेटर देन जीडीपी। वाई? मैं ना कई बार, इनफैक्ट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या किन्होंने जिन्होंने मेरे को कहीं और पहले कभी सुना होगा, शायद दे विल बी probably knowing about this, that one thing that I have always maintained in my life, which I learned from my own economics teacher whose name was Sanjeev Verma sir,
उन्होंने मुझे सिर्फ हमेशा एक चीज लाइफ में ये बताई थी कि यार, कोई भी अगर इकोनॉमिक्स की किताब आप पढ़ना चाहते हो ना, आप उस किताब को उठा के उस किताब को खरीदने से पहले एक टेस्ट करो। टेस्ट करना ये है कि आप उस किताब का जीडीपी का चैप्टर खोल के देखो कि कैन इट एक्सप्लेन टू यू द जीडीपी का कॉन्सेप्ट इन दिस मैनर, कि पढ़ने के बाद आप बुक शॉप का जो ओनर है उसको आप जीडीपी उसके लैंग्वेज में समझा सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट? कि आप अगर जीडीपी के कॉन्सेप्ट को किताब से पढ़ के इतनी इजी लैंग्वेज में समझ जाओ कि किताब बंद करके वो किताब वाले को खरीदने से पहले उसको समझा पाओ। उन्होंने कहा कि यदि कोई किताब अगर इस टेस्ट को पास कर लेती है तो वो इकोनॉमिक्स की किताब उठा लेना। और आप आज ये होमवर्क करके देख लेना, जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स ये सब चीजें हैं, किताबें हैं, अनफॉर्चुनेटली दे विल ऑल फेल ऑन दिस टेस्ट, बिकॉज दे विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन द जीडीपी इन सच अ लेमन लैंग्वेज। जाहिर सी बात है कि वो समझ नहीं आएगा तो आपको ये नहीं समझ आएगा आज की डेट में कि जीवीए क्यों अडॉप्ट किया गया। और मैंने एक पेक्यूलियर चीज देखी है इकोनॉमिक्स की किताबों में, पता है क्या करते हैं लोग? जीडीपी का चैप्टर एक जगह पे बना देते हैं जिसमें जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, लिख देते हैं, फिर जीवीए क्या है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, लिख देते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि उसमें इतने सारे इक्वेशंस दे देते हैं कि बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता। प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एटसेट्रा कर करके लिख दिया, बच्चा उसमें कंफ्यूज हो गया। सो द प्रॉब्लम इज दिस कि व्हेन देयर इज नो conceptual clarity, obviously you cannot understand why GVA is better than GDP। तो ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो फोरसाइट में हमारे को समझ आता है कि दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि रिकवरी ग्राफ्स। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर ना क्वेश्चन एक बार यूपीएससी दे चुका है। आज की डेट में के शेप्ड रिकवरी पोस्ट कोविड हुई थी। इकोनॉमिक्स में कुछ ग्राफ्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम रिकवरी को प्लॉट करते हैं, जिसमें हम बेसिकली ये बात करते हैं कि जीडीपी किस प्रकार से जो है शेप हो रही है। इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो ये जो ग्राफ्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस चीज पे आ सकता है कि हाउ कैन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, बूस्ट जीवीए, नॉट जीडीपी, जीवीए। उसका रीजन है जीडीपी और जीवीए में मैं अगर आपको एक लाइन में बताऊं, जबकि हम डिटेल में बात करेंगे इसके में क्लास में। जीडीपी पूरे कंट्री के आउटपुट को देखती है, पूरे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को देखती है। लेकिन जीवीए जो है वो एक काम करती है कि वो हर सेक्टर के अंदर क्या प्रोडक्शन हुई है, कितनी हुई है, उसको चेक करती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इफ जीडीपी इज मोर ऑफ अ मैक्रो काइंड ऑफ एन एनालिसिस, जीवीए इज मोर ऑफ अ सेक्टोरल माइक्रो एनालिसिस। ये चीज क्लियर हुई आपको? अब इसके बेसिस पे एक चीज समझो कि गवर्नमेंट जब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रही है, पीएलआई दे रही है, वेयर इज द गवर्नमेंट गिविंग द पीएलआई टू? नॉट टू द इंटायर इकोनॉमी सर। पीएलआई इज गिवन टू सर्टन स्पेसिफिक सेक्टर्स। टेलीकॉम सेक्टर में जीवीए में पीएलआई दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पीएलआई दिया गया, सेमीकंडक्टर में पीएलआई दिया गया। यानी कि अगर पीएलआई एक स्पेसिफिक सेक्टर में दिया गया है तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जीवीए एक अप्रोप्रिएट टूल है। क्वेश्चन इस पे आएगा कि गवर्नमेंट पीएलआई दे रही है, इस सेक्टर का जीवीए पे क्या इम्प्लीकेशन होगा। और वो इम्प्लीकेशन आप तब समझोगे जब उस सेक्टर की प्रॉब्लम, उस सेक्टर के चैलेंजेस और कैसे पीएलआई उसके जीवीए को बढ़ाने में काम करेगी वो अंडरस्टैंड करो। तो ये टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का यहाँ पर अगर हम मीनिंग की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है सर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स। अभी हमने ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में क्वांटिटेटिव बात करी, डेवलपमेंट इज मोर क्वालिटेटिव, क्वालिटी एस्पेक्ट। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चंस जो रहते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सबसे बड़ी बात पॉवर्टी रिडक्शन पे आते हैं। आपको एक चीज समझ आ रही होगी, मैंने ये तीसरा टॉपिक आपके साथ उठाया है जहां पर आपको, अब अगर अभी तक ये चीज क्लिक नहीं करी तो शायद थोड़ा सा ध्यान देना तो क्लिक करेगी आगे। और वो पॉइंट ये है कि इन एवरी सिनेरियो इन द प्रीवियस केसेस इफ यू ऑब्जर्व वी हैव यूज्ड टॉपिक्स जिसमें हमने दूसरे टॉपिक्स का इंटीग्रेशन किया है।
केस इन पॉइंट आप देखो ना बेटा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने बात करी बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट की। आप समझ रहे हो इस चीज को? सिमिलरली आप ये देखो ना, ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में हमने पीएलआई की बात करी। सर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स इंडस्ट्री के चैप्टर में आता है, ये इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में बात करी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कि द सिलेबस माइट बी गिवन इन दीज वर्ड्स, बट एवरीथिंग इज कॉम्पैक्टली हेल्ड टुगेदर। यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, एक सिंगल सीमलेस होल के नजरिए से देखना है आपको, बिकॉज एवरी टॉपिक इज इंटरलिंक टू दी अदर। केस इन पॉइंट येट अगेन सी, हम बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं, पर डेवलपमेंट के क्वेश्चन में पॉवर्टी का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पॉवर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। जैसे ही आप पॉवर्टी रिडक्शन की बात करोगे, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिमाग में केसेस नहीं बनाने अलग अलग, दिमाग में एक सिंगल सीमलेस होल रखना है कि सिलेबस इज इंटायरली इंटरलिंक्ड ऑल टुगेदर। अब जब हम बात करते हैं इनसाइट्स की, हमने ये चीज क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पर पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस जो आए हैं वो इस प्रकार के आए हैं कि भाई इनकम बेस्ड अप्रोचेस पॉवर्टी को रिड्यूस करने में किस हद तक काम रही। गवर्नमेंट had ऑलवेज अडॉप्टेड एन इनकम बेस्ड अप्रोच, वो किस हद तक काम रही पॉवर्टी को कम करने में। क्वेश्चन आए हैं इस चीज पे कि गवर्नमेंट की और इंडिया की डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज अभी तक क्या क्या थी और डेवलपमेंटल डायनेमिक्स अभी तक क्या क्या थे। डेवलपमेंटल डायनेमिक्स का मतलब होता है कि जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। तो क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, नॉट ओनली दे आस्क यू व्हाट इज द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड, बट दे आल्सो आस्क यू दैट हाउ दैट डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी वाज एग्जीक्यूटेड, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स, व्हाट वाज द अचीवमेंट। दोनों चीजों पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बेसिस पे हम फोरसाइट लगा सकते हैं कि नंबर वन, क्वेश्चंस विल बी नाउ ऑन जो लेटेस्ट अप्रोच चल रही है, दैट इज कॉल्ड द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट अप्रोच। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट अप्रोच? इस अप्रोच में गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज आज की डेट में कह रही है, और वो ये कह रही है कि हम बेसिक नीड्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम बेसिक नीड्स को लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, जो कि मल्टीपल टाइप की बेसिक नीड्स हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल ग्रेजुअली इंप्रूव। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट पे। इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट को हम ये कहते हैं कि किस प्रकार से आज गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि हेल्थ एजुकेशन ग्रास रूट लेवल तक चला जाए, जो कि अभी तक एक बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट रहा है। और तीसरा एक क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे। ह्यूमन कैपेबिलिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि इफ डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, then the only way by which this qualitative improvement can happen is by qualitatively improving the capability of each human in India। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास एक ऐसा स्किल उसको दे दिया जाए, एक ऐसी कैपेबिलिटी उसको दे दी जाए कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सरकार के साथ साथ वो खुद भी इंप्रूव कर सके। इन तीन एरियाज पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ये चीज हमें याद रखनी है। अब आते हैं इंप्लॉयमेंट पे। मीनिंग क्या है सर? मीनिंग यहाँ पर यह है एम्प्लॉयमेंट का कि आज की डेट में नेचर एंड क्वालिटी ऑफ जॉब्स। मैं आपको फिर से एक होमवर्क देता हूँ, जब आप वो प्लानिंग वाला काम कर रहे होगे ना, आप आज एक काम और भी करना कि एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर को भी खोल के देखना। देर विल बी टू टाइप ऑफ थिंग्स यू विल ऑब्जर्व। फर्स्ट टाइप ऑफ बुक्स विल बी जो एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर सेपरेटली देती ही नहीं है। वो एम्प्लॉयमेंट को कहीं पे भी वो ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर कहीं पे भी जीडीपी जीवीए के साथ दो पेज चिपका देंगे। कई होती हैं बुक्स जो एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर सेपरेटली देते हैं। इन आइदर ऑफ द केस एक चीज ऑब्जर्व करना, एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में आपको एक ही चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ साथ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, ये मिलेगा आपको। और क्वेश्चन का नेचर क्या है सर? क्वेश्चन का नेचर ये है, इनसाइट्स के बेसिस पे अगर हम देखें कि आज लेबर कोड क्यों आवश्यक है।
आज गिग इकोनॉमी और क्वालिटी ऑफ जॉब्स का क्या रिलेशनशिप है? क्वेश्चन आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया, और एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में क्या दिया हुआ है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिसगाइज्ड, प्रोडक्टिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एक बहुत ईमानदारी से पॉइंट बताऊं सर, मैंने, क्योंकि मैं किताबें भी लिखता हूँ ना, मैंने अपनी पहली किताब 2016 में लिखी थी इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो ऑलमोस्ट मुझे 9 साल हो गए किताबें लिखते हुए। तो मैंने एक पेक्यूलियर चीज ये देखी है कि मोस्ट ऑफ द ऑथर्स, इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो किताबें लिखते हैं वो लिखते हैं अपनी मनमर्जी अप्रोच से। मनमर्जी अप्रोच का मतलब ये है कि भाई मैंने किताब लिखनी है, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा जो मुझे पसंद है, मुझे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। इतनी आयरॉनिकल बात है सर कि आज तक इस मोमेंट 2025 में आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर, और इकोनॉमिक्स की मार्केट में एक भी ऐसी किताब नहीं है जो वर्बेटिम सिलेबस को कवर करे प्रीलिम्स और मेंस के। आप उठा के देख लेना सर, ये इशू है। क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ऐसा है, हमें कोई परवाह ही नहीं सर, हम यही देंगे फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो जाता है, किताब ले ली हमने, पन्ने पलट लिए, पर एग्जाम में आंसर लिखने के टाइम पे जीरो। इसके बेसिस पे फोरसाइट हमें ये मिलता है सर कि आज क्वेश्चन आएंगे इस चीज को लेके। फिर से मैं बोलूंगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड जॉब पोटेंशियल। जीडीपी में एक कॉन्सेप्ट होता है सर जिसको हम पढ़ेंगे, इट्स कॉल्ड द पोटेंशियल जीडीपी। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड जॉब पोटेंशियल, कि एक कंट्री की डेमोग्राफी क्या है और उसका स्किल क्या है, और उसके स्किल के बेसिस पे कंट्री के पॉलिसी आर्किटेक्चर के एनालिसिस करते हुए जॉब पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो जॉब पोटेंशियल में हम ये नहीं देखते कि आप कौन सा स्किल दे सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। जॉब पोटेंशियल में हम ये कहते हैं कि कंट्री का पॉलिसी आर्किटेक्चर क्या है कि जिसके बेसिस पे एक जॉब पोटेंशियल बनेगा। सो जॉब पोटेंशियल में इट्स मोर अबाउट द एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन रिलेशन टू डेमोग्राफी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थीम है बट इस पे क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज दिस इज द एनालिटिकल थिंग यूपीएससी विशेष टू टेस्ट हियर, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर आज यूपीएससी जो मुझे लगता है वो टेस्ट करेगी आपके साथ अर्बन वर्सेस रूरल जॉब पैराडॉक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया है। अर्बन एंड रूरल जॉब पैराडॉक्स, इसका मतलब ये होता है कि किस प्रकार से अर्बन एरियाज की जो जॉब्स हैं और रूरल एरियाज की जो जॉब्स हैं, वो दोनों जॉब्स होने के बावजूद भी कंट्री का ओवरऑल आउटपुट पुश नहीं हो पा रहा है। कंट्री का जो जीवीए सेक्टोरल लेवल पर है वो बढ़ नहीं पा रहा है। यानी कि यहां पर यूपीएससी विल ट्राई टू लिंक एम्प्लॉयमेंट विद योर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट विद जीडीपी वर्सेस जीवीए। क्योंकि जीवीए, फिर मैं बोलूंगा, सेक्टोरल लेवल पर है। जीवीए अगर सेक्टोरल लेवल पर है तो एक चीज तो तय है ना बेटा, कि हर एक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होंगे उनका कुछ ना कुछ जॉब पोटेंशियल भी होगा और प्रेजेंट स्किल भी होगा। सो जीवीए अगर आज की डेट में बढ़ाना है तो सर जीवीए बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नहीं देना है, वो तो देना ही देना, बट जीवीए बढ़ाने का सबसे बड़ा क्रूशल फैक्टर है सर कि उस सेक्टर में एग्जिस्टिंग लेवल पर जॉब स्किल क्या है और उस सेक्टर में जॉब पोटेंशियल क्या है। गेटिंग द आइडिया? So here the question can become very complicated and tough if the UPSC wants to make it difficult. वो आपको ये भी कह सकती है कि भाई टेलीकॉम सेक्टर में हम पीएलआई दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी टेलीकॉम सेक्टर में हम नंबर वन नहीं बन पा रहे। यहाँ पर क्यों, प्रॉब्लम क्या है? तो बच्चा यहाँ पर पता है क्या गलती करेगा, वो टेलीकॉम सेक्टर की प्रॉब्लम्स लिखेगा, वो नहीं लिखनी है आपको। क्वेश्चन का नेचर ये था कि टेलीकॉम सेक्टर में पीएलआई मिल रही है लेकिन टेलीकॉम सेक्टर का जीवीए नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सर टेलीकॉम सेक्टर की एग्जिस्टिंग स्किल और जॉब पोटेंशियल का एनालिसिस, वही मैंने जो बोला आपको सर, पब्लिक पॉलिसी, दीज आर सम ऑफ द हिडन लेयर्स ऑफ द सिलेबस सर, जो डिग करके सोच के समझ के आती हैं। और ये आपको ना किसी रेडीमेड मसाले में नहीं मिलेंगी सर। दीज आर capabilities that will only come when you have a single seamless whole of the syllabus in your mind, and this is how we will study also, so don't worry about it. आते हैं अब अगले पॉइंट पे सर। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट।
सर लेट्स बी वेरी क्लियर दैट द मीनिंग ऑफ द सिलेबस इज हेयर नॉट ओनली दैट इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, वो तो पूछना ही पूछना उन्होंने, ऑब्वियस ही बात है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर इज व्हाट आर द इश्यूज इन इंक्लूसिव ग्रोथ। इश्यूज इन इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सर आज की डेट में जितने भी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ग्रोथ के बेनिफिट्स इन तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे, क्या रीजन। मैं आपको एक सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, फोरसाइट के पर्सपेक्टिव से। चलो उसको बताता हूँ, पहले इनसाइट ही लिख लेते हैं, फिर ही आएंगे उस पर। मीनिंग समझ आया पहले तो। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है वो ठीक है सर, पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है, इशू जो है वो ये है कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उन तक ग्रोथ पहुंच क्यों नहीं पा रही, बेनिफिट्स क्यों नहीं पहुंच पा रहे। एससीज हो, एसटीज हो, वुमन हो, कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शन हो। पहली बात तो, दूसरी बात, इनसाइट के बेसिस पे हमें ये समझ आता है कि सर यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं जैम ट्रिनिटी पे। जैम ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं जनधन योजना आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी, पढ़ेंगे इसके बारे में। क्वेश्चंस इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के ऊपर पूछे हैं, क्वेश्चंस इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पूछे हैं। ये तो हो गए जेनेरिक क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। पर सर फोरसाइट में ना मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा बड़ा टेढ़ा। क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का कि कंट्री में हो रहा है कास्ट सेंसस, इससे हमारे को पता चलेगा वीकर कास्ट। तो क्या आज की डेट में इंक्लूसिव ग्रोथ को रीडिजाइन करने की जरूरत है कि हम सिर्फ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को नहीं बल्कि मार्जिनलाइज्ड कास्ट्स को भी अपलिफ्ट करें। ये क्वेश्चन बनने वाला है सर इस बार। और इस बार मतलब अभी तो क्योंकि सेंसस अनाउंस हुआ है ना सर, अभी तो कुछ होगा नहीं, इस साल तो क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन आएगा ये नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस दोगे ना तब तक सेंसस चल रहा होगा, और तब तक सेंसस के टाइम पे ये डिबेट्स चल रहे होंगे, पर आपको मैं उससे पहले ही प्रिपेयर करवा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी, आप मेंस में जाओगे क्वेश्चन आएगा आप। पर क्वेश्चन का नेचर समझ लो जो आने वाला है सर। अभी तक क्वेश्चंस थे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के ऊपर, पुअर पीपल हैं तो डीबीटी दे दो, वीकर सेक्शन हैं तो जैम ट्रिनिटी कर दो, एससी एसटी हैं तो स्किल डेवलपमेंट कर दो। अब क्वेश्चन आएगा ये सर कि कैन इंक्लूसिव ग्रोथ और शुड इंक्लूसिव ग्रोथ बी रीडिजाइंड टू फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड कास्ट्स। हाउ कैन इंक्लूसिव ग्रोथ बेसिकली अपलिफ्ट कास्ट्स। और एक क्वेश्चन अगर इनको देना है बहुत टफ बना के सर, विच आई डाउट कि यूपीएससी उस लेवल पे जाएगी, बट एनीवे वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कैन इंक्लूसिव ग्रोथ डिसमेंटल कास्ट्स। बहुत क्रूशल क्वेश्चन है ये सर। सोसाइटी में तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता ही बनता है सर, और हमने पढ़ा भी है अभी सोसाइटी में पिछले महीने, आपको याद होगा कि कैन द कास्ट सिस्टम बी इरेडिकेटेड और नॉट, वट एवर हैव बीन द वेरियस अप्रोचेज ऑल्सो वी हैव सीन दैट। बट इकोनॉमिक्स में कैन इंक्लूसिव ग्रोथ बी promoted to this extent that developmental benefits liquidate caste। कैन डेवलपमेंट लिक्विडेट कास्ट। और बेटा इसके ऊपर ना एक एसए बनने की भी संभावना है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं, एसए का कोर्स मैंने लॉन्च कर ही दिया, आपको पता है। अक्टूबर से हम लोग एसए करेंगे, आपको हर एक एस्पेक्ट ऑफ एसए में प्रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा सर, कैन डेवलपमेंट लिक्विडेट कास्ट। इस चीज पे गौर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट चीज की, तो वो है गवर्नमेंट बजटिंग। ये रिलेटिवली ना इजी एरिया है, सिलेबस में ज़्यादा तंग नहीं करता। इसका मीनिंग भी सीधा साधा सही है। सीधा साधा मीनिंग ये है कि सर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग, प्रिपेयर कैसे होता है बजट, अप्रूव कैसे होता है बजट, ये तो खैर आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, बट उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें बेसिक अभी तक जो है मीनिंग में पूछी गई हैं। लेकिन अगर हम इनसाइट्स देखें तो यहाँ पर आज की डेट में क्वेश्चंस जो मेंस में खासकर आए हैं वो आए हैं कि बजट में ट्रांसपेरेंसी कैसे लानी है। क्वेश्चन आज की डेट में ये आए हैं कि सर आउटकम बजटिंग क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आए हैं कि सर जेंडर बजटिंग क्या होता है।
इसके बेसिस पे फोरकास्ट हमें फ्यूचर में ये समझ आता है फोरसाइट लेवल पर। एक क्वेश्चन यूपीएससी देगी सर, जो मुझे लगता है, जो हम पढ़ेंगे भी, डिफरेंस बिटवीन आउटकम बजटिंग एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड बजटिंग, इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट गेनिंग ट्रैक्शन ग्लोबली इन इकोनॉमिक्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड बजटिंग। एंड इंडिया में खास करके क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अप्रोच चल रही है, क्वेश्चन ऑन परफॉर्मेंस लिंक्ड बजटिंग इज वेरी हाई, वेरी क्रूशल, आ सकता है। इनफैक्ट एक सिंगुलर क्वेश्चन ऑन परफॉर्मेंस लिंक्ड बजट भी आ सकता है, और उसका कंपैरिजन विद आउटकम बजट भी आ सकता है, क्योंकि आउटकम और परफॉर्मेंस लिंक्ड में दोनों में कंपैरिजन पूछना और भी क्वेश्चन को एनालिटिकल बनाता है। यहाँ पर क्वेश्चन एक नए नजरिए से आ सकता है सर, जो मुझे लगता है, जिसके ऊपर सोसाइटी में और इकोनॉमी में बहुत डिबेट चल रहा है, फिस्कल प्रूडेंस इन इंडिया, स्ट्रेटेजीज अप्रोचेस कि फिस्कल प्रूडेंस कैसे की जाए। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में इसको हम कंपेयर करते हैं पॉपुलिज्म से, जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स होती हैं। क्वेश्चन ये यूपीएससी पूछ सकती है सर कि कैन द पॉपुलिस्ट स्कीम्स ड्रेन द फिस्कल रिसोर्सेज, शुड पॉपुलिज्म बी द प्रायोरिटी और फिस्कल प्रूडेंस बी द प्रायोरिटी। और इसको लिंक कर सकती है वो एक विकसित भारत से, कि एज द कंट्री प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी, डज द कंट्री एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी नीड्स मोर पॉपुलिज्म और मोर फिस्कल प्रूडेंस। सो दे कैन गिव यू अ नॉर्मेटिव गोल, इसको हम नॉर्मेटिव गोल कहते हैं बेटा, विकसित भारत को। पढ़ाऊंगा आपको अभी फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कि दीज आर कॉल्ड नॉर्मेटिव गोल्स। तो ये नॉर्मेटिव प्रकार का स्टेटमेंट भी आ सकता है। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन आ सकता है सर इस पॉइंट पे, जो मुझे लगता है, विच इज कॉल्ड बजट डिजिटाइजेशन। बजट डिजिटाइजेशन वेरी क्रूशल सर। What exactly do you mean by digitization of the budget? Can the grassroots level also provide implementation figures through the digitized mechanism? क्योंकि जब बजट का प्रिपरेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, मिनिस्ट्रीज से डेटा मंगवाते हैं, और वो 3-4 महीने चलता है। मिनिस्ट्री को एक परफॉर्मा जाएगा, वो डेटा कैप्चर करेगी, वो डेटा देगी। यूपीएससी आपसे ये पूछता है कि, पूछ सकता है कि सर कैन द प्रोसेस बी डिजिटाइज्ड, जिसमें हम लोग एक रियल टाइम बेसिस पे डेटा को कैप्चर कर रहे हैं। और ये फिर याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट बोला था, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, उसके साथ लिंक करके यूपीएससी ये पूछ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, वन एरिया वेयर दे हैव नेवर आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हिच आई बिलीव कैन बी आस्क्ड इन ईयर, अ न्यू थीम इन द बजटिंग कॉल्ड क्लाइमेट बजट्स, जस्ट लाइक जेंडर बजट्स। एक 10 मार्कर क्वेश्चन क्लाइमेट बजट पे आ गया तो गेम ओवर सर। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि क्लाइमेट बजट में करना क्या होता है। और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर मैं कहूंगा सर नेट जीरो 2070 बार बार हम लोग जो है 2 सालों से बोल रहे हैं, और ये एक अनएक्सप्लोर्ड थीम है जो यहाँ पर मैनिफेस्ट करती है, क्वेश्चन आया नहीं है इस पे। ठीक है जी। अब आते हैं हम अगले पे सर, मेजर क्रॉप्स। ये एक शब्द लिखा है सर हमारे सिलेबस में, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में स्टार्ट होते हैं जो मेजर क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न्स एक्सेट्रा पूरा। मेजर क्रॉप्स का क्या मीनिंग है सर? यहाँ पर मेजर क्रॉप्स का मीनिंग ये है कि सर इंडियन क्रॉपिंग सिस्टम, राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेस। राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेस। ये मैंने 5 इसलिए बोले सर क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसा आया हुआ है कि सर वाई राइस व्हीट कल्टीवेशन इज मोर देन द पल्सेस। क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ है कि सर वाई देर इज डिक्लाइन इन द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि सर शुगर केन का प्राइसिंग और शुगर केन के इश्यूज क्या क्या हैं। आज से 10-12 साल पहले क्वेश्चन आए, 2-3 बार आया था स्पाइसेस को लेके कि स्पाइसेस इंडिया एक्सपोर्ट करती है तो क्या पोटेंशियल है। तो ये कुछ जेनेरिक थीम्स हैं जो ये पूछ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन सर फोरसाइट में ना 2-3 चीजें बड़ी क्लियर दिख रही हैं। पहला क्वेश्चन जो आएगा ना सर, वो ये आएगा कि सर आज इंडिया कैश क्रॉप एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है। क्वेश्चन आएगा आज की डेट में कि सर
मिलेट्स का कंजम्पशन और उसका न्यूट्रिशनल आउटकम से रिलेशनशिप। ये दो चीजों पे क्वेश्चन आज तक आया नहीं है सर। कैश क्रॉप एक्सपोर्ट यानी कि टी कॉफी सर, सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंडिया में अबंडेंट है। थोड़ा बहुत है रबर भी, बट रबर का ग्लोबल लेवल पर क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड बहुत होता है तो उतना ज्यादा अपने को स्पेस नहीं है। पर इंडिया के पास एक प्रोवेस है सर, टी एंड कॉफी में। आज की डेट में कॉफी में आप सबने सुना होगा सर, अरेबिक कॉफी होती है, सुमात्रा कॉफी होती है जो इंडोनेशिया की है। सर हमारी इंडियन कॉफी भी है जो चिकमंगलूर की कॉफी है। पर प्रॉब्लम ये है कि सर इट डज नॉट हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस। सो क्वेश्चन इस पे आ सकता है सर, हाउ कैन इंडिया क्रिएट दैट ग्लोबल नीश ऑफ इंडियन कॉफी टू compete with the global coffee and ensure that agriculture becomes profitable and farmer incomes increase in India। तो इसको लिंक कर देंगे ये लोग फार्मर इनकम से, कि फार्मर इनकम जो है वो इंक्रीज कैसे होगी। सो दिस काइंड ऑफ अ एनालिटिकल ट्रेड सेंट्रिक नीश बेस्ड क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल। समझ में आया जी? अच्छा, अब आते हैं अगले पे सर, क्रॉपिंग पैटर्न। ये वर्ड हमारे सिलेबस में लिखा है सर, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का क्या मीनिंग है सर? यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न का मीनिंग ये है कि सर सीजनल कल्टीवेशन साइकिल्स, ये क्या है? और सीजनल कल्टीवेशन साइकिल्स में राबी खारिफ क्रॉप्स, इनका क्या रोल है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके अगर कुछ इंसाइट्स देखें तो एक चीज बड़ी क्लियर दिखती है सर। यूपीएससी ने आज तक क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे हैं इसी थीम पर, एक ही थीम पर, दैट इज मोनोक्रॉपिंग वर्सेस मिक्स्ड क्रॉपिंग। कि मोनोक्रॉपिंग के चैलेंजेस, मिक्स्ड क्रॉपिंग कैसे बेनिफिशियल है, या मिक्स्ड क्रॉपिंग कैसे एक आंसर है मोनोक्रॉपिंग के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। ये एक सिंपल सा थीम दो तीन बार पूछा गया, जबकि इस टॉपिक पे पर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि नया टॉपिक भी है, 2014 में इंक्लूड हुआ है, 13 में। बट फोरसाइट में अब दो तीन चीजें बहुत क्लियर दिख रही हैं सर। ये आज की डेट में पहली बात क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में कि सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया के लिए क्या होगा। और यहाँ पर कोई जेनेरिक आंसर नहीं है सर, क्योंकि इंडिया पर से इज अ वेरी डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन। So there can be number one, no sustainable cropping pattern which is uniform, universal. It has to be regional specific based on the agroclimatic zone of that specific area. तो हो सकता है कि ये किसी स्पेसिफिक एरिया को पकड़ के, और ये स्पेसिफिक एरिया कैसे उठाएंगे सर? समथिंग विच विल बी इन द न्यूज, कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में अगले मान लो 8-10 महीने, 12 महीने, एक साल के अंदर अंदर खुदा ना खास्ता किसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कोई क्राइसिस हो गया, क्रॉप फेलियर हो गई, वो ज्यादा बारिश होने के कारण जो है फसल खराब हो गई, या किसी भी नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी कारण से फसल अफेक्ट हो गई, उसके रिलेटेड क्वेश्चन की वहां पर सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा, इस पे क्वेश्चन नंबर वन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर एमएसपी कैसे क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट करता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको इस गवर्नमेंट की ओवरऑल थॉट प्रोसेस भी पता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग अ लीगल गारंटी टू द एमएसपी। So they will try to provoke you and ask you questions on the theme that why MSP today stands to be a distortionary practice। तो वो क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट कैसे करता है, ये चीज के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है सर। इसको हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से और डिटेल में भी प्रिपेयर करेंगे बिकॉज ये बड़ा क्रूशल एरिया है। अब आते हैं सर टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इस पार्ट ऑफ द सिलेबस पे। यहाँ पर अगर हम देखें सर तो मीनिंग क्या है इसका सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक का क्वेश्चन आए नहीं है इस पे कभी। सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, मेंस में इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आए जबकि मेंस के अंदर सिलेबस लिखा है, बट प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए माइक्रो इरिगेशन पे। बड़ा पैराडॉक्सिकल सी चीज है कि
टॉपिक मेंस में लिखा है सिलेबस के, लेकिन सवाल प्रीलिम्स में आ रहे हैं। बट एनीवे हमें तो कलेक्टिवली प्रिपेयर करना है। इसके बेसिस पे 4 साइड्स हैं। मुझे समाव लगता है कि मेंस में ओवर एंड अबव जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं, खास करके सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स को लेके, मेंस में क्वेश्चंस दो प्रकार के आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन आ सकता है जल शक्ति अभियान पे, जो अभी तक मेंस में नहीं पूछा है इन्होंने। गवर्नमेंट का एक ये फ्लैगशिप स्कीम है जल शक्ति अभियान का। क्वेश्चन इरिगेशन के टॉपिक के अंदर, इरिगेशन रिलेटेड पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, जो खैर दूसरी जगहों पर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बट यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द एग्रीकल्चर। तो जरूरी नहीं है ये एक मैक्रो क्वेश्चन हो, ये अगेन किसी स्पेसिफिक रीजन को भी उठा के पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोल सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले स्टेट्स थे, वहां पर ये बताओ कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या हो रहा है। या ये बोल सकते हैं कि आज जहां पर हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की जगह ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट कैसे हो सकता है। देखो, एक तो था ग्रीन रेवोल्यूशन वाले स्टेट्स जहां पर आर्टिफिशियल इरिगेशन के सिस्टम्स को क्रिएट करना पड़ा और फिर इरिगेशन करवानी पड़ी। एक है हमारे पास एवरग्रीन रेवोल्यूशन वाले स्टेट्स। इन स्टेट्स में नेचुरल वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारे एवरग्रीन रेवोल्यूशन वाले वो स्टेट्स हैं जहां पर ऑलरेडी मॉनसून की रेनफॉल अवेलेबिलिटी बहुत हाई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस नेचर का आ सकता है कि कैसे ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन वाले स्टेट्स ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या होगा। कौन से क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जा सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, इस नजरिए का क्वेश्चन। ठीक है जी। फिर आते हैं एसटीएम। एसटीएम मतलब स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। सर ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस अभी तक अनफॉर्चुनेटली खासकर बहुत ज्यादा नहीं पूछे हैं, एक दो बार ही पूछे। वेयर हाउसिंग, इसका एक मीनिंग है कि वेयर हाउस फैसिलिटीज, रूरल रोड्स, मंडीज और ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसको हम कहते हैं। इनसाइट हमारे पास ये है सर कि आज की डेट में क्वेश्चन जो हैं ज्यादातर आए हैं मंडी रिफॉर्म्स को लेके, मंडी चैलेंजेस को लेके, रूरल एग्रीकल्चर को लेके। बट फोरसाइट में ना सर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अगेन बड़ा क्रूशल टॉपिक है सर। मुझे लगता है क्वेश्चन इस पे आएगा सर, द रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, और उसको लिंक करेंगे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के साथ कि हाउ कैन द न्यू स्टार्टअप्स, खास करके जैसे ये जो डिलीवरी स्टार्टअप्स आपने देखे हैं, जेप्टो, ब्लिंकिट एटसेट्रा, कैन दीज पीपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ न्यू वैल्यू चेन फॉर एग्रीकल्चर। क्या इस तरीके की कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, इस पे एक क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन वेयर हाउसिंग। इस पे क्वेश्चन नहीं आया है सर। अभी तक पूरी वेयर हाउसिंग का काम जो है गवर्नमेंट ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन सीडब्ल्यूसी, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के थ्रू करवाया है। और वेयर हाउसेज का हमारे पास एक सैचुरेशन हो गया है, ग्रेन अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, पीपीपी मॉडल। और तीसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा सर, जो somehow they will try to link it to international relations, and that question will be, can we have and should India explore offshore grain storage facilities। इस पे क्वेश्चन मतलब ये बहुत टफ है कि अगर यूपीएससी इस लेवल पे भी जाए तो। ऑफशोर ग्रेन स्टोरेज, और ये मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर की विजिट अर्जेंटीना में हुई। अर्जेंटीना में विजिट के दौरान इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया अर्जेंटीना के साथ, और वो अग्रीमेंट है कि हम अर्जेंटीना में ऑफशोर ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे। किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया ये, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री दैट वी हैव ट्राइड टू क्रिएट एन ऑफशोर ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी इन अ कंट्री वेरी फार अवे फ्रॉम इंडिया टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम फ्यूचर सप्लाई शॉक्स। सच अ क्रूशल पॉइंट सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है एग्रो लॉजिस्टिक्स को लेके, अनएक्सप्लोर्ड थीम है।
न्यूज़ में परमानेंट चल रही है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में एडिटोरियल्स भी लिख रहे हैं। एग्रो लॉजिस्टिक्स, हाई प्रोबेबिलिटी कि इस पे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट इज ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। इसका मीनिंग ये होता है कि सर ई टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया गया है फॉर फार्मर्स। और दूसरा यहाँ पर है कि सर सैटेलाइट का रोल क्या है एग्रीकल्चर में। सैटेलाइट का रोल इन एग्रीकल्चर। दो चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन अब एक चीज को समझो, अगर हम इनसाइट्स को देखें तो यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन पता है किसको लेके आए हैं, आज तक क्वेश्चन आए हैं इस प्रकार के। किसान रिलेटेड एप्स, उनका क्या रोल है। क्वेश्चन एक बार ये भी आ चुका है, ड्रोन इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि सर किस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड एग्रेरियन क्रेडिट को डिसबर्स करने में टेक्नोलॉजिकली फैसिलिटेट करता है, ताकि फार्मर जो है एक मनी लेंडर के शिकंजे में ना फंसे। पर सर ये एक ऐसा एरिया है जो मैं आपको बताऊं, जो मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इस पर्टिकुलर थीम पे बन सकता है कि एग्री स्टैक क्या है एंड हाउ कैन इट हेल्प इंडियन फार्मर्स। एग्री स्टैक पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर गवर्नमेंट आज की डेट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कर सकती है फॉर एग्रीकल्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर वेरी क्रूशल सर। डीपीआई इज अ न्यू इमर्जिंग थीम। डीपीआई पे तो खैर साइंस टेक में भी क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ सर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार से आज की डेट में डिजिटल डिवाइड जो एग्रीकल्चर में उसको एड्रेस किया जाए। इसमें वर्नैकुलर्स का क्या रोल होगा, वर्नैकुलर लैंग्वेज का। क्या एप्स हमारे वर्नैकुलर लैंग्वेज में बनने चाहिए। क्या फार्मर को एक्सटेंशन सर्विसेज ऐप के थ्रू वर्नैकुलर लैंग्वेज में देनी चाहिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये बन सकता है सर, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सॉइल मैपिंग। क्या आज की डेट में एआई रोल प्ले कर सकती है सर सॉइल मैपिंग करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट फार्मिंग, जिस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। स्मार्ट फार्मिंग। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। दीज आर lot of developments happening in this area, very contemporary area, so we'll keep covering it, don't worry। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सर हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। अगेन अ वेरी क्रूशियल टॉपिक। इसका मीनिंग क्या है सर। इसका मीनिंग ये है कि सर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है जब हम डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज की बात करते हैं, कैश ट्रांसफर्स, पीएम किसान। इनडायरेक्ट लेवल पर अगर हम बात करें, गवर्नमेंट आज की डेट में फर्टिलाइजर सब्सिडी, पावर सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडी देती है। तीनों पे क्वेश्चन आ चुका है। थोड़े से इंसाइट्स में अगर और इलेबोरेट करें हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है ना सर, दो थीम्स पे आया है। थीम नंबर 1 ये है कि भाई फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडीज। इस पे क्वेश्चन परपेचुअल रहता है। गवर्नमेंट आपको जान पूछ के, यूपीएससी जान पूछ के आपको बार बार एक थॉट प्रोसेस आपका समझना चाहती है आपके दिमाग में कि इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फिजिकली प्रूडेंट क्यों नहीं है। गवर्नमेंट बजटिंग के भी कॉन्टेक्स्ट में हमने फिजिकल प्रूडेंस शब्द की बात की थी। थीम 2 जिसपे क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर पूछा जाता है वो है बेसिकली हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ दी सब्सिडीज। हाउ सस्टेनेबल आर दीज सब्सिडीज, शुड वी कीप गिविंग देम, आर दे रियली वर्थ इट, और वी शुड ट्राई टू डिसकंटिन्यू देम। तो इस प्रकार का एक ओपिनियन सेंट्रिक क्वेश्चन, जिसमें आपके फैक्ट्स के, आपके नॉलेज के, स्कॉलर के असेसमेंट्स के थ्रू आपको एक
लाइन ऑफ थॉट बना के एग्जामिनर को पेश करना होता है। पर यहाँ पर फ्यूचर में दो चीजें मुझे लगती हैं जो वो पूछ सकते हैं। सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर द थीम कॉल्ड वन नेशन वन फर्टिलाइजर अप्रोच, कि फर्टिलाइजर सब्सिडी आज की डेट में एक सबसे बड़ा बर्डन है। तो क्या हम फर्टिलाइजर सब्सिडीज को ग्रेजुअली डिसमेंटल करने के लिए, ग्रेजुअली, एकदम से नहीं हो सकता है, हम वन नेशन वन फर्टिलाइजर अप्रोच की तरफ जाएं? फिर दूसरा आता है इसी से रिलेटेड, क्या हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करना चाहिए? और यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बता दूं सर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो टफ क्वेश्चन आएगा। उसका रीजन ये है, क्योंकि एक चैलेंज आप सभी को पता है कि जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो हम जनरली ये सुनते हैं, जो एग्रेरियन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से फिर प्रोड्यूस उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पोटेंसी में हल्के होते हैं, तो उससे जो है फार्म प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं होती। और यहाँ पर क्वेश्चन इस नजरिए का आ सकता है कि इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड व्हाट इज कॉल्ड एज, और वी हैव ट्राइड टू ओवरकम व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन चैलेंजेस। अब हमारे पास आज की डेट में ग्रेन अवेलेबिलिटी का चैलेंज नहीं है सर, हमारे पास यहाँ पर इशू है प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर का, प्रोडक्शन नहीं है सर, प्रोडक्टिविटी चैलेंज है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी आपसे ये पूछ सकती है सर कि क्या प्रोडक्टिविटी चैलेंज को मीट करने के लिए और एग्रीकल्चर को इंडिया में और प्रोडक्टिव बनाने के लिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन के ऊपर भी लिमिट्स आए, और यहाँ पर ना ये क्वेश्चन लिंक हो जाएगा आपके वेयर हाउसेज से, क्योंकि ऑलरेडी वेयर हाउसेज ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो हमारे को और ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं चाहिए सर, हमें क्वालिटी ग्रेन चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी ग्रेन होगा तो उससे फिर ये लिंक करके ये भी बोल सकते हैं कि क्या हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो बड़ा एनालिटिकल, टफ और क्रूशल क्वेश्चन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लेके पहली बात तो यहाँ बन सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा जो अभी तक नहीं आया है, जो देंगे डेफिनेटली, डब्ल्यूटीओ वर्सेस दी सब्सिडीज, क्योंकि डब्ल्यूटीओ परपेचुअली अपोज्ड है इन सब्सिडीज को लेके। इंडिया का स्टैंड ये है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज जो अपोज कर रही हैं उन्होंने खुद तो अपने टाइम पे सब्सिडीज दे दी, अब हम आज अगर दे रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है। तो ये पर्टिकुलर स्टैंड को बैलेंसिंग ऑफ कैसे किया जाए, यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स का असेसमेंट हम पढ़ेंगे कि कौन से स्कॉलर ने कौन से डब्ल्यूटीओ के पॉइंट को लेके क्या बोला, ताकि आप एक अच्छा बैलेंस्ड आंसर विद एविडेंस लिख पाओ। जेनरिक आंसर नहीं लिखना है हमें। ठीक है जी। फिर आते हैं जी एमएसपी पे, नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मीनिंग यही है इसका सर, गवर्नमेंट गारंटी जो दी जाती है फॉर क्रॉप्स। क्वेश्चंस अगर हम देखें तो बहुत सिंपलिस्टिक से आए हैं सर। क्वेश्चन ये आया है कि एमएसपी वर्सेस मार्केट प्राइस क्या बेटर है, क्यों, क्या देना चाहिए। क्वेश्चन ये आया है कि सर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स पे, कि एमएसपी को लेके प्रोटेस्ट क्यों होते रहते हैं। और क्वेश्चन आया हुआ है इस पे भी सर, लीगल स्टेटस पे। पर यहाँ पर ये चीजें तो पूछ ली हैं सर इन्होंने, जो चीजें हमारे सामने चल रही थी। और अब आप कहोगे कि सर फ्यूचर में क्या आएगा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम बताता हूँ जिसपे क्वेश्चन आने की संभावना पक्का है। पता है क्या है वो थीम? शुड एमएसपी बी रिप्लेस्ड विद अ डीबीटी? क्या एमएसपी की जगह पे अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दें तो वो बेनिफिशियल है? क्या गवर्नमेंट अगर आज की डेट में लीगल स्टेटस के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू कर दे? ये एक डिबेट पे क्वेश्चन उठ रहा है सर, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि नीति आयोग के कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो आज की डेट में ये एडवोकेट कर रहे हैं कि हमें डीबीटी दे देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द एमएसपी, पहली बात तो। दूसरी बात, यहां पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर आज की डेट में प्रोक्योरमेंट को स्ट्रीमलाइन कैसे किया जा सकता है विद टेक्नोलॉजी। अब आफ्टर ऑल एमएसपी तो जिन क्रॉप्स पे दी जा रही है उसमें प्रोडक्शन तो हो रहा है सर, पर उसके प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस हैं, ग्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो क्या रोल हो सकता है टेक्नोलॉजी का जिससे कि प्रोक्योरमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाए? तो ये एक बड़ा इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन हो सकता है जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि ठीक है एमएसपी चल रही, लेकिन उस एमएसपी के बाद जो एमएसपी देने के चैलेंजेस हैं उनको कैसे मिटिगेट करें।
और पहला वाला टॉपिक ये है कि सर एमएसपी को डिसमेंटल ही कैसे करते हैं, कि शुड एमएसपी बी रिप्लेस्ड विद डीबीटी ऑल टुगेदर। सो दीज आर टू डिबेट्स, देयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड वी विल स्टडी देम आल्सो, डोंट वरी। ठीक है जी। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, विच इज कॉल्ड दी टेक्नोलॉजी मिशंस। सर टेक्नोलॉजी मिशंस का मीनिंग क्या है सर, कि किस तरीके से टारगेटेड लेवल पर कॉटन, पल्स, ऑयल सीड्स को बेसिकली टेक्नोलॉजी मिशंस देके इनको बढ़ावा दिया गया, इनके प्रोडक्शन को एनहांस किया गया। ये क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम इनसाइट्स देखें तो उससे और क्लियर होता है कि हमने ऑयल सीड्स में, पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी कैसे प्राप्त की है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं उस सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त करने में। तो चैलेंजेस प्लस सेल्फ सफिशिएंसी दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है। पर सर फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है मिलेट्स को लेके टेक्नोलॉजी मिशन देने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है दूसरा, आत्मनिर्भर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी मिशन, कि क्या आज की डेट में एक टेक्नोलॉजी मिशन प्रोवाइड करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम प्रमोट करें, और क्या ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के बाद एक आत्मनिर्भर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी मिशन लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। और खास करके एक क्वेश्चन जो फिर मैं कहूँगा परमानेंट ही रहता है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल पाम। ये चीजें आपको याद रखनी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे सर, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। अगेन अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आज तक नहीं आया इस टॉपिक पे जब से ये सिलेबस में है, बट फिर भी मीनिंग यहाँ पर ये है सर कि जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर एनिमल रेयरिंग से इनकम कैसे इंप्रूव हो रही है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं खास करके हमारे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, कि जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और लाइव स्टॉक सेंसस पे क्वेश्चंस प्रीलिम में आए। लाइव स्टॉक सेंसस होता है, उसके फिगर्स आते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रीलिम्स में। और एलाइड सेक्टर्स, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जिनको बोलते हैं, जिसमें एनिमल रेयरिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कि उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल क्या रहा है। पर यहाँ पर जो मुझे लगता है ना सर, फोरसाइट के तहत दो एरियाज इंपॉर्टेंट चल रहे हैं न्यूज में जिस पे क्वेश्चन आ सकता है सर। पहला है सर कोऑपरेटिव वर्सेस प्राइवेट डेयरी मॉडल। अगेन फिर मैं बोलूंगा सर कि नीति आयोग के कुछ पेपर्स हैं जो मैंने पढ़े जिनमें ये चीज दी गई है कि कोऑपरेटिव सेक्टर तो चल रहा है, जैसे अमूल है, नंदिनी है, सांची है। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ cooperatives that we already have. But are we now going to move away from the cooperative models to private dairy sector models where government may provide boost to private dairies? और उसका रीजन पता है क्या है सर? There is a lot of pressure upon India today internationally, whether it is Australia, whether it is the Southeast Asian countries, whether it is US, where they are pressurizing India to open up its dairy sector. And dairy sector is one sector that India is reluctant to open. उसका रीजन ये है कि देर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट अपॉन डेयरी। और इस डेयरी पे डिपेंडेंसी में हमें लगता है कि भाई बाहर वाले अगर आ जाएंगे तो हमारा जो नेसेंट सा डेयरी सेक्टर है, जो बड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड लोकलाइज्ड सा है, वो पूरा का पूरा डिसमेंटल हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्या प्राइवेट सेक्टर को लाके डेयरी को डेवलप कर लिया जाए, ताकि डेयरी सेक्टर इस प्रकार का बन जाए आने वाले सालों में कि फिर वो विदस्टैंड कर पाए इंटरनेशनल कंपटीशन को। तो यहाँ पर सर ये क्वेश्चन ना इंटरनेशनल एस्पेक्ट से जोड़ के पूछा जा सकता है।
और खास करके अभी देखो अगले हफ्ते वो ट्रम्प के साथ ट्रेड डील भी साइन होने वाली है। उसमें आप देखना डेयरी सेक्टर विल बी एक्सक्लूडेड अगेन। हम डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करना चाहते सर। ये रीजन था कि हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया था 2020 में। 2012 से नेगोशिएशन में 8 साल बैठे रहे, पर जब डील साइन करने की बात आई तो उठ के भाग गए, नहीं करेंगे हम, डेयरी है। तो तुम्हें 8 साल से नहीं पता था उसमें डेयरी है? तो ये चीज आप याद रखना। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन यहाँ पर सर इस पे आ सकता है आज की डेट में, जो पूछा नहीं गया है, वो है फॉडर सिक्योरिटी। वेरी क्रूशल थीम सर, फॉडर सिक्योरिटी। क्योंकि एलाइड सेक्टर एनिमल रेयरिंग वाला पूरा आज की डेट में फॉडर पे डिपेंडेंट है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर, फॉडर सिक्योरिटी पे नहीं आया आज तक। वेरी प्रॉमिसिंग एरिया वेयर अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है जी। अब आते हैं अगले पे सर, विच इज कॉल्ड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो सर यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि सर किस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग जो है, पहली बात तो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है। दूसरी बात, किस प्रकार से ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये जीवीए में कंट्रीब्यूट करती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये कैसे इंश्योर करती है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अगर हम इनसाइट्स देखें तो क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं सर फूड प्रोसेसिंग पे, बिकॉज नया एरिया है, वाइब्रेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग पे। क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स इन फूड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं एसईजेड एंड फूड प्रोसेसिंग को लेके। इनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं सर। लेकिन फोरसाइट के तहत अगर हम देखें ना बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले तो आपके इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कि व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये नहीं आया आज तक कभी। फूड प्रोसेसिंग में एक सप्लाई चेन होती है सर, उसमें रोल ऑफ आईटी, उसी में रोल ऑफ एआई। ये दो इमर्जिंग थीम्स हैं जो आजकल चल रही हैं। दूसरा, इंडिया में एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड करने के लिए क्या गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये अगेन एक ऐसा थीम है जो मैंने देखा कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आया है कि एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मैगजीन जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसमें मैंने पिछले लगभग 6-8 महीने में 2-3 आर्टिकल देखे हैं खास करके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर वो भी आ सकते हैं। वो है कि सर व्हाट आर द मिसिंग लिंक्स इन इंडियाज एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, करंट अफेयर की क्लास में मैं ऑलरेडी पढ़ के आपको उसमें से करा ही रहा हूँ। व्हाट आर द मिसिंग लिंक्स इन इंडियाज एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन सर, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। समझ में आया ये आपको? इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। मीनिंग यहाँ पर यह है कि सर किस प्रकार से जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन हुआ, किस प्रकार से गवर्नमेंट ने टेनेंसी रिफॉर्म्स किए, किस प्रकार से लैंड सीलिंग्स को इम्प्लीमेंट किया। थियोरेटिकल सा है, जनरल सा टॉपिक है। क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं हमारे आज की डेट में कि किस प्रकार से लैंड डेवलपमेंट के लिए एक बॉटल नेक है। क्वेश्चन का नेचर देखो सर, अप्लाइड नेचर है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि लैंड रिफॉर्म हुआ या नहीं हुआ सर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैंड रिफॉर्म ना होने के कारण डेवलपमेंटल बॉटलनेक लैंड कैसे बन गया है। क्वेश्चन दूसरा इन्होंने एक बार ये भी पूछा है कि किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड।
आने वाले समय में मुझे जहां तक लगता है दो चीजों पे क्वेश्चन आएगा सर। इस एरिया में क्वेश्चन आने की संभावना 100% मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ सर। अर्बन लैंड रिफॉर्म्स एंड स्पेसिफिकली विद रेलेवेंस टू स्लम रीडेवलपमेंट। हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं, गौतम अडानी जी, उनको अभी आपको पता है हाल ही में स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है, धारावी का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तो ये है कि सर क्वेश्चन अर्बन लैंड रिफॉर्म वर्सेस स्लम रीडेवलपमेंट पे बनने की संभावना बहुत हाई, बहुत ज्यादा हाई, इस साल और अगले साल दोनों साल। दूसरा सर, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा सर लैंड की अवेलेबिलिटी फॉर इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो लैंड बॉटलनेक है ये पूछ चुका है, पर लैंड बॉटलनेक एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए वो नहीं पूछा है अभी तक। तो इंडस्ट्री के लिए कैसे बॉटलनेक है? आज की डेट में लैंड के प्राइसेस के कारण इंडस्ट्री का सेटअप क्यों इंडिया में मुश्किल हो जाता है? और इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एक्विजिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एवरग्रीन थीम है जिस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है बट कभी भी आ सकता है, मॉडल टेनेंसी एक्ट। ये नीति आयोग ने ही फ्लोट करा है और फ्लोट करके बोला है स्टेट्स को कि आप इसको अडॉप्ट करो। तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि नीति आयोग का ये मॉडल टेंडेंसी एक्ट क्या है, और उसके बेसिस पे बेसिकली जो है स्टेट के लॉज किस प्रकार से सिंक्रोनाइज या नॉन सिंक्रोनाइज है। ठीक है जी। अगला टॉपिक है सर हमारा, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। मीनिंग की अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो इस प्रकार से बने हैं कि किस प्रकार से इंडिया ने डी कंट्रोल किया है, किस प्रकार से डी रेगुलेशन किया है, किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन जो है उसने इकोनॉमी पे इम्पैक्ट किया है। क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियसली ये लोग काफ़ी अच्छे थीम्स पे पूछ चुके हैं, जैसे कि जॉबलेस ग्रोथ, एफडीआई, प्राइवेटाइजेशन। और इसके साथ साथ क्वेश्चन जो हैं आज की डेट में इन लोगों ने ऑलरेडी इस थीम पर भी पूछे हैं कि सर मार्केट लेड ग्रोथ के क्या क्या फायदे हैं। लेकिन अगेन फोरसाइट के तहत अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं सर कि इंडिया का इंडस्ट्रियल चैलेंज कैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मीट हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक चीज़ बड़ी पेक्यूलियर है। इंडिया में आप सभी जानते हो कि एग्रीकल्चर के बाद सीधा अपन ने जंप मारा सर्विसेज पे, मैन्युफैक्चरिंग आई नहीं। आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव नहीं किया जा सकता सर। तो क्या आज की डेट में हम अगर चाहें तो इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना सकते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक एग्जांपल है जो बन रहा है अभी। सो कैन दैट बी एन आंसर, नंबर वन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेके, कि हाउ दे एक्ट एज अ हर्डल टू लिबरलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट थीम है सर। समझ में आएगी आपको? इसके बाद हम बात करते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर की। सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया हमारे। मीनिंग यही है कि सर हाउ इज इंफ्रास्ट्रक्चर अ ग्रोथ इनेबलर, हाउ इज इंफ्रास्ट्रक्चर अ ग्रोथ इनेबलर। क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इस चीज को लेके कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर में हर्डल्स क्या हैं। पर जो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन ये लोग पूछें इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो पूछ सकते हैं, जिसको पूछना भी चाहिए, वो है सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज पाइनियरिंग व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। दूसरा यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने की जरूरत है आज की डेट में, रादर देन टॉप डाउन इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप डाउन का मतलब हुआ कि भाई सेंटर डिसाइड कर रही है कि यहाँ पर ये बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, तो क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं? और यहाँ पर इसी के साथ लिंक होगा
रोल ऑफ डेट मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, क्या म्यूनिसिपैलिटी आज की डेट में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स रेज कर सकती है और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को रेज करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है? क्या वो पावर कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करके दे दी जाए म्यूनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट के अंडर अमेंडमेंट करके? इस प्रकार के क्वेश्चन को इसलिए पूछा जा सकता है बिकॉज कई नीति आयोग के पेपर्स इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है जी। फिर आता है अपना इसके बाद जी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है मेंस के सिलेबस का। इन्वेस्टमेंट मॉडल का मतलब ये होता है सर कि किस प्रकार से आज की डेट में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आज की डेट में मिलके एक हाइब्रिड फाइनेंसिंग क्रिएट कर रहे हैं, ताकि फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी हो प्रोजेक्ट्स को और इंडस्ट्री को लेके। यहाँ पर अगर हम इनसाइट्स देखें ना, तो क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है कि किस प्रकार से एयरपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जो अपनाए गए हैं वो बेनिफिशियल हैं, किस प्रकार से पोर्ट्स को लेके जो मॉडल मॉडल्स अपनाए गए हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल्स वो बेनिफिशियल हैं। एक क्वेश्चन इस पे भी आया है कि कंसेशनल अग्रीमेंट्स का क्या रोल होता है, उनको कैसे डिजाइन करना चाहिए, उनमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं कंसेशनल अग्रीमेंट्स। पढ़ेंगे ये सब चीजें, डोंट वरी। लेकिन फोरसाइट में मुझे लगता है कि सर आज की डेट में क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सर एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, एंड एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक नए प्रकार का इन्वेस्टमेंट मॉडल कैसे है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर सोवरिन फंड्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये दो एरियाज हैं जहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना है सर। समझ में आई जी? सोवरिन फंड्स